ध्यान में रखते हुए राज्य या देश शब्द को माना गया, जैसे कि राज्य या देश के लिए जरूरी है जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, संप्रभुता, सरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता जी स्वागत है। ठीक है, प्रिया जी स्वागत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेटा हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान सभा। कल हमने इस बात को देखा था कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में एक स्वराज विधेयक लाया था और स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग की थी। तो जब संविधान सभा की मांग की तो क्या ब्रिटिश सरकार संविधान देने को तैयार थी? नहीं। उस समय तक अमेरिका में संविधान सभा बन चुकी थी, अमेरिका में संविधान सभा की रचना हो चुकी थी। उस संविधान सभा के द्वारा अमेरिका के संविधान को बनाया गया था। अमेरिका विश्व का पहला लिखित संविधान वाला देश है, अमेरिका विश्व का पहला आधुनिक लोकतांत्रिक देश है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भी संविधान की आवश्यकता महसूस की, किंतु उस दौरान हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग की। इस दौरान अगर कोई पार्टी थी तो जिसने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी बेटा, तो वो थी स्वराज पार्टी। हमने कल इस बारे में चर्चा करी थी कि पार्टी के रूप में पहली पार्टी कौन सी थी, वो थी स्वराज पार्टी। 1934 में स्वराज पार्टी ने रांची अधिवेशन किया था और इस दौरान स्वराज पार्टी ने भारतीय संविधान सभा की मांग की। आने वाले दिनों में या इसी दौरान अगर एक प्रश्न बनता है कि भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग सबसे पहली बार करने वाले कौन, तो बेटा एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, इनके द्वारा संविधान सभा की औपचारिक रूप से पहली बार मांग की गई। बेटा ये सबसे लोकप्रिय प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि किस भारतीय के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम की गई थी या पहली बार की गई थी, एमएन रॉय। एमएन रॉय बेटा एक साम्यवादी है, कम्युनिस्ट है। एमएन रॉय के द्वारा ही 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एमएन रॉय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ये एक ध्यान रखना। इन्होंने बोला कि भारत की समस्याएं जो हैं वो आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव है वो तभी संभव है जब भारत की स्वयं की क्या बनेगी, संविधान सभा। ये सबसे लोकप्रिय प्रश्न है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार किसने करी थी, तो औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा की मांग पहली बार करने वाले थे एमएन रॉय। बेटा ये बहुत लोकप्रिय प्रश्न है। मानवेंद्र नाथ राय ये थे, इन्होंने बोला कि वर्तमान में भारतीय समस्याओं का समाधान, आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव है और इस प्रकार की समस्याओं का समाधान केवल एक ही प्रकार से हो सकता है कि भारत की अपनी संविधान सभा बने और वो संविधान सभा पहली बार संविधान बना ले। तो अगर भारतीयों का अपना संविधान बनेगा तो भारत की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर प्रश्न में आता है कि पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति, तो बेटा इसका उत्तर हमेशा एमएन रॉय। जो तिलक की संविधान सभा की मांग थी वो स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। पार्टी के रूप में प्रश्न आएगा तो स्वराज पार्टी थी। पार्टी के रूप में हमेशा ध्यान रखना कि किस पार्टी ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी, तो वो स्वराज पार्टी थी। पहले व्यक्ति जिन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की तो एमएन रॉय। ठीक, कल हमने इस बात को देखा था बेटा, किस बात को देखा था कि संविधान सभा वह सभा होती है जिसके द्वारा किसी देश के संविधान की रचना की जाती है। निश्चित समय के भीतर उस देश के प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान की रचना की जाएगी तो वह सभा या वह प्रतिनिधि सभा संविधान सभा कहलाती है। तो भारतीय संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे एमएन रॉय। ये ध्यान रखना, मानवेंद्र नाथ रॉय। मैं आपको एक समान सी जानकारी दे रहा हूँ कि ये साम्यवादी नेता थे। 1920 में ताशकंद गए थे। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, तो रूस की क्रांति के समर्थन के तौर पे 1920 में ताशकंद में समाजवादी लोगों का सम्मेलन बुलाया गया था। वहां इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ये राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे। भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते किया था कि हमें रूस का सपोर्ट करना है, वो खैर अलग बात है। तो ध्यान रखना, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति एमएन रॉय। बहुत अच्छा प्रश्न है, मानवेंद्र नाथ रॉय। अगर हम इस बात को समझें कि जब स्वराज पार्टी
संविधान सभा की मांग कर रही है और एमएन राय ने भी संविधान सभा की मांग की। तो क्या कांग्रेस ने इस दौरान संविधान सभा की मांग नहीं की? कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग थोड़ा लेट करी बेटा। कांग्रेस इस दौरान चाहती थी कि भारत में सुधार हो, भारत में राजनीतिक सुधार हो, प्रतिनिधि सभा में सुधार किया जाए। तो कांग्रेस की भारत की प्रतिनिधि सभा के सुधार की मांग थी। किंतु अब पहली बार कांग्रेस ने भी 1936 में अपने फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की। यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई। तो देखो बेटा कितने सारे प्रश्न हो रहे हैं। पहली बार औपचारिक रूप से एमएन रॉय, कितना सीधा सीधा प्रश्न है। पहली बार किस पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई? तो पहली बार स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। और अगर इसी बात को हम समझें कि कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई, तो 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इस दौरान कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। विष्णु जी गुड इवनिंग, टीना जी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो देखो कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं कि पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग एमएन रॉय, पहला राजनीतिक दल या पहली पॉलिटिकल पार्टी जिसने भारत में संविधान सभा की मांग की, स्वराज पार्टी। और कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। आर्थिक सुधारों को प्रस्तुत किया था सरकार के समक्ष। यही वो अधिवेशन है जो ग्रामीण अधिवेशन था। तो ये भी प्रश्न बन जाते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो बेटा ध्यान रखना, बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। संविधान सभा आपके सिलेबस में है और सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रश्न आएगा। पहला व्यक्ति, ध्यान रखना, औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति एमएन रॉय। पहली पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की थी बेटा, तो वो थी स्वराज पार्टी। कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी 1936 में फैजपुर में। फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू भी समाजवादी थे। नेहरू ने भी बहुत सारा इस समय योगदान दिया। नेहरू के ही नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। तो कांग्रेस के द्वारा पहली बार आर्थिक सुधार कार्यक्रम भी फैजपुर अधिवेशन में लाए गए थे समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। कांग्रेस के द्वारा फैजपुर अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। मैं आपसे फिर से आज प्रश्न पूछ रहा हूँ, बच्चे आप लोग बताओ, बहुत सारे बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, बताओ कि इस दौरान आप संविधान सभा की मांग कर रहे हो तो आप इस बात को समझो कि क्या अंग्रेजों ने आपकी बात मानी? चलो मुझे उत्तर दो, क्या अंग्रेजों ने आपकी बात मानी? मानी कि नहीं मानी, जल्दी बताओ। क्या अंग्रेज चाह रहे हैं कि आपकी संविधान सभा बनने की? क्या अंग्रेज इस बात को मान रहे हैं कि ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी हो, भारत की बहुत बड़ी पार्टी हो, तो हम आपकी बात मान लेते हैं और आपके लिए संविधान सभा बना लेते हैं? तो बेटा अंग्रेजों ने आपकी बात नहीं मानी। अंग्रेजों ने आपकी बात नहीं मानी। अंग्रेजों का स्पष्ट कहना है कि अभी फिलहाल आपको संविधान सभा की कोई जरूरत नहीं है। ब्रिटिश या ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो लोग कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट आपके लिए कानूनों का निर्माण कर रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत सारे एक्ट बना रही है, इन एक्टों के माध्यम से ही आप पर शासन किया जा रहा है, तो आपको अलग से संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस दौरान अंग्रेजों ने कभी भी आपकी संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान से रखना, समझना, ध्यान रखना। प्रश्न स्पष्ट है। पहले व्यक्ति जिन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की, एमएन रॉय। पहली पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की, स्वराज पार्टी। कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कब संविधान सभा की मांग की गई? तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब मेरी इस बात को समझना बेटा, आज तक क्या अंग्रेजों ने आपकी संविधान सभा की बात मानी? तो आज तक अंग्रेजों ने आपकी संविधान सभा की बात नहीं मानी। लेकिन अब परिस्थिति समझना, अब आप इस परिस्थिति को समझो कि वक्त करवट लेता है और वक्त ने करवट लिया। क्या परिस्थिति थी बच्चों? तो इस बात को समझो, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ?
सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945, बहुत अच्छे से समझना। 1939 टू 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। एक तरफ था इंग्लैंड, एक तरफ था फ्रांस, इन्हीं के साथ था रूस, इन्हीं के साथ था अमेरिका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी तरफ था जर्मनी, इटली, जापान। बहुत अच्छे से समझो, इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। 1914 टू 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, बात को समझना बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। गांधी जी की अपील पर बड़ी संख्या में भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे, इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा दी गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जीत रहे थे, तब भी उनको भारतीयों का सहयोग चाहिए था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका है। एक तरफ मित्र देश है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका मित्र देश। दूसरी तरफ एक्सिस कंट्री या दूरी देश हैं जर्मनी, इटली और जापान। इनके द्वारा लगातार इन पर आक्रमण किया जा रहा है। जर्मनी, इटली ने लगातार इंग्लैंड, फ्रांस पर आक्रमण किया है। अब इनको भारत का सहयोग चाहिए। अब इनको क्या चाहिए? भारत का सहयोग। जैसा सहयोग, कैसा सहयोग? जैसा सहयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, वैसा ही सहयोग अभी भी इनको चाहिए। तो अब ये कहीं ना कहीं उस स्थिति में आ गए हैं, बैकफुट की स्थिति में हैं, और अब ये बहुत सारी बातें आपकी मानने को क्या है? तैयार। बहुत अच्छे से समझना, अब ये आपकी बात मानने को तैयार हैं। आज तक इन्होंने आपकी कोई बात नहीं मानी, पहली बार ये आपकी बात मानने को क्या है? तैयार। मेरी बातें समझ में आ रही है बच्चों? पहली बार ये आपकी बात मानने को तैयार हैं। तो अब इन्होंने बहुत सारे प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। अब इन्होंने इस बात के प्रयास प्रारंभ कर दिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जिस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, उसी प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अंग्रेज भारत का सहयोग चाहते हैं। बहुत अच्छे से समझना, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने अंग्रेजों का सहयोग किया, बहुत बड़ा सहयोग मिला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र देश जीत गए थे, उसी प्रकार का सहयोग अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी चाहते हैं। और इस दौरान अंग्रेजों ने कहा कि हे भारतीयों, हे कांग्रेस, हे देश, आप हमें सहयोग करो। जिस प्रकार से आपने हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सहयोग किया, उस प्रकार से आप हमारा द्वितीय वर्ल्ड वॉर में सहयोग करो। तो हमने तो स्पष्ट कहा कि हे अंग्रेज, अगर आपको हमारा सहयोग चाहिए तो आप हमारी करो आज़ादी की घोषणा। आप करो आज़ादी की घोषणा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस दौरान अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का सहयोग अगर प्राप्त करना है तो उनको आज़ादी की घोषणा करनी पड़ेगी। उनको बोलना पड़ेगा कि युद्ध के बाद हम आपको आज़ाद करेंगे तो हम सहयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को समझो। हम इस बात को जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो देश थे, ये तानाशाही हैं। आपने सुना होगा बेटा हिटलर, आपने सुना होगा मुसोलिनी, ठीक है? तो ये सब तानाशाही वाले देश हैं। हम नैतिक रूप से अंग्रेजों के साथ हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम अंग्रेजों का साथ देने की स्थिति में नहीं हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमसे गलती हुई थी। अंग्रेजों का सहयोग हमने इसलिए किया था क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमें स्वराज मिलेगा, परिषदों में हमें अवसर मिलेंगे अपने लिए कानून बनाने के, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की स्थिति अच्छी नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज हारने की स्थिति में है। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलेगा। 1939 टू 1942 तक स्थिति इतनी बुरी रहेगी अंग्रेजों की कि हर दिन लगेगा कि अंग्रेज युद्ध में हारने वाले हैं। हर दिन लगेगा अंग्रेजों को, ध्यान से समझना, हर दिन अंग्रेजों को ये लगेगा कि हम युद्ध में हारेंगे और हमें भारत का सहयोग चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये भारत का सहयोग का मतलब क्या है? बेटा भारत का सहयोग का मतलब है कि भारतीय जो आबादी है, भारतीय युवा हैं, वो ब्रिटिश सेना में शामिल हो। इस दौरान सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो कांग्रेस भारत में किसी प्रकार का आंदोलन ना करे, कांग्रेस के द्वारा भारत में ब्रिटिश विरोधी कार्य ना किए जाएं,
उद्योगों में हड़ताल ना हो, तो ये सब भारत का क्या है, सहयोग है। जैसा इंग्लैंड की सरकार कहे वैसा भारतीयों के द्वारा उनका सहयोग किया जाए, ये सब भारतीयों का सहयोग है। तो इस दौरान अब क्योंकि मैंने आपसे कहा अंग्रेज बैकफुट में थे, तो आज तक आप कह रहे थे कि हमारी संविधान सभा बने, फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा था कि हमारे संविधान सभा बने, अंग्रेजों ने आज तक आपकी बात नहीं मानी। लेकिन अब बात बदल चुकी है, अब परिस्थिति बदल चुकी है, अब अंग्रेज आपकी बहुत सारी बात मानने को तैयार हैं। अब जब अंग्रेज आपकी छोटी सी बात भी मानने तैयार है, तो आप तो क्या बोलोगे कि आप अंग्रेज आपकी कोई भी बात मानने तैयार है, तो आप तो सीधे बोल दोगे कि भाई हमारी आज़ादी की घोषणा कर दो, हमें आज़ाद कर दो, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो अंग्रेज, अब हमें इस बात को देखना है कि अंग्रेजों के द्वारा क्या बोला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस बात को देखना है कि अंग्रेज कौन सी बात बोलेंगे। तो क्या अंग्रेजों की स्थिति अच्छी नहीं है? चलो बताओ, अंग्रेजों की स्थिति अच्छी है कि नहीं? बताओ बेटा, आराम से पढ़ेंगे, बातचीत करके ही पढ़ेंगे हम। आप मुझे बताओ अंग्रेजों की स्थिति अच्छी है कि बुरी है? बताओ, कमेंट करो, अंग्रेजों की स्थिति अच्छी है कि बुरी है? चलो जल्दी बताओ, अंग्रेजों की स्थिति अच्छी है कि बुरी है? जल्दी बताएं, अंग्रेज क्या परेशान चल रहे हैं? अंग्रेजों की स्थिति बुरी है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, अंग्रेजों की स्थिति बुरी बनी हुई है। तो अंग्रेजों की स्थिति बुरी है, अंग्रेजों की स्थिति इसलिए बुरी है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र देशों की लगातार पराजय हो रही है, अंग्रेजों को भारतीयों का सहयोग चाहिए, और इसी सहयोग के क्रम में अंग्रेजों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार भारतीयों की संविधान सभा की बात को माना जाएगा, और इस संदर्भ में उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसे कहा जाएगा अगस्त प्रस्ताव। बेटा हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर संविधान सभा, और आज तक हमने संविधान सभा की मांग करी, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी कोई बात नहीं मानी। द्वितीय विश्व युद्धकालीन परिस्थिति में अंग्रेज हमारी बात मानने को तैयार हैं, और जब वो हमारी बात मानने को तैयार हैं तो हम सीधे आज़ादी की बात करेंगे। हमें देखना है कि वो हमें आज़ादी दे रहे हैं कि नहीं, या वो हमारी संविधान सभा की बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। तो इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव आया जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। बेटा ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। अगस्त प्रस्ताव कौन ला रहा है? तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। बेटा प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव आया अगस्त 1940 में। ध्यान रखना, एक है अगस्त घोषणा, ध्यान रखना, अगस्त घोषणा अगस्त 1917 की है, ये अगस्त घोषणा नहीं है, ये है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव लाने वाला कौन? अगस्त प्रस्ताव लाने वाला लॉर्ड लिनलिथगो। और इस अगस्त प्रस्ताव में इसने बोला कि युद्ध के पश्चात, क्या मेरी बात समझ में आई? युद्ध के पश्चात भारतीयों की एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारतीयों की एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार इन्होंने कब संविधान सभा की बात मानी? हाँ, वो संविधान सभा की बात मानी, लेकिन वो भी कब? युद्ध के पश्चात। तो बड़ा बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिशन या किस प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की बात स्वीकार की? अगस्त प्रस्ताव में। दूसरा प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में आया। अगस्त प्रस्ताव कौन लाया? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो लाया। कौन है लॉर्ड लिनलिथगो? तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय का गवर्नर जनरल है। ध्यान रखना, एक अगस्त घोषणा है, ये अलग है, ये 1917 में आई थी, और इसको लाने वाले मॉन्टेस्क्यू थे, तो ये 1917 की घटना है। दोनों अंतर याद रखना, एक अगस्त संकल्प है, अगस्त संकल्प भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आया, वो छोड़ दो आप, अभी इतना समझो, अगस्त घोषणा अलग, अगस्त प्रस्ताव अलग। अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों की एक संविधान सभा की बात की गई थी, और यही वो समय है
जब मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव तैयार किया था या पारित किया था। मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, इस बात को समझना। पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। देखो, आप इस बात को समझ रहे हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्धकालीन परिस्थिति है। अंग्रेजों को भारत का सहयोग चाहिए। तो जब अंग्रेजों को भारत का सहयोग चाहिए तो वो सहयोग प्राप्त करने आपकी कोई भी बात मान सकते थे। तो जहां कांग्रेस ने आज़ादी की बात करी, वहीं मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में किसकी बात कर ली? पाकिस्तान की। ठीक है, अब यहाँ इस बात को देखना है कि अंग्रेज किस बात को मानते हैं, संविधान सभा की बात को मानते हैं कि आज़ादी की बात मानते हैं कि पाकिस्तान की बात मानते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने संविधान सभा की बात पहली बार मानी। ध्यान रखना, अभी तक हम लगातार कई वर्षों से, सबसे पहले तिलक ने भी स्वराज विधेयक में 1895 में संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं माना। पहली बार उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में इस बात को माना। क्यों माना बेटा? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्धकालीन परिस्थिति थी, अंग्रेजों को भारत का सहयोग चाहिए था। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। अगस्त प्रस्ताव किसने लाया? लिनलिथगो ने लाया। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की बात थी, किंतु उन्होंने संविधान सभा की बात तो मानी, आज़ादी की बात नहीं मानी। इसी दौरान मुस्लिम लीग इस बात को महसूस कर रही है कि ऐसा ना हो कि द्वितीय विश्व युद्धकालीन परिस्थिति में भारत को आज़ादी मिल जाए, बिना पाकिस्तान के भारत आज़ाद हो जाए। तो मुस्लिम लीग ने भी मार्च 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने करी थी। आज हमने पहली बार जिन्ना का नाम चर्चा में लाया है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई बार हम जिन्ना के नाम पर चर्चा करेंगे। तो अभी इतना बस समझना है कि पहली बार किस प्रस्ताव में संविधान सभा की बात मानी गई, क्योंकि इसमें आज़ादी नहीं थी। तो बेटा अगस्त प्रस्ताव, हाँ, अब रही बात, क्योंकि इसमें आज़ादी नहीं थी तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। ध्यान रखना, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। अगस्त में क्या इसमें संविधान सभा की मांग थी? हाँ। क्या इसमें संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया? हाँ, किंतु आज़ादी को स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमने बोला कि हम अगस्त प्रस्ताव अस्वीकृत करते हैं। ध्यान रखना, हमने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया। नेहरू ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। ये प्रश्न आता है, दरवाजे में जंग लगी कील। नेहरू ने किसे दरवाजे में जंग लगी कील की संज्ञा दी थी? तो नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी कील की संज्ञा दी। तो अगर अगस्त प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है अगस्त प्रस्ताव? बेटा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौरान पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की बात स्वीकार करी। अब रही बात, थोड़ा सा ध्यान से समझना, रही बात दरवाजे में जंग लगी कील, तो नेहरू ने किसे दरवाजे में जंग लगी कील की संज्ञा दी? तो नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी कील की संज्ञा दी। दूसरी बात समझना बेटा, अब मैं आपसे केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हमने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया? नहीं। और ये हो गया 40, ठीक, 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। बहुत अच्छे से समझना, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। हाँ, 1940 के बाद आएगा 41 में अमेरिका के, ध्यान से समझना, पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया। अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? शामिल। अमेरिका की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं, ब्रिटेन की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं। मैं कहना केवल ये चाहता हूं कि लगातार इंग्लैंड पर दबाव बढ़ेगा कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया जाए? शामिल। इसी दौरान अमेरिका, ध्यान रखना, चाइना, ऑस्ट्रेलिया का दबाव चर्चिल पर आएगा। चर्चिल कौन है? चर्चिल है बेटा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का पीएम है। क्या दबाव आएगा? 40 की बात हो गई बेटा, 40 खत्म, 40 की बात हो गई। 40 के बाद 41 में घटना और बढ़ रही है।
अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला कर दिया है, मित्र देशों की स्थिति और बुरी हो रही है। तो अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया का चर्चिल पर दबाव है। चर्चिल पर क्या दबाव है कि कुछ भी करो, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करो, ये ध्यान रखना। तो चर्चिल पर दबाव है कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करो। भारत तो सीधे बोल रहा है आज़ादी की घोषणा कर दो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो भारत तो सीधे बोल रहा है आज़ादी की घोषणा कर दो। ये सब परिस्थितियां बहुत समझने वाली हैं। और लगातार जापान आगे बढ़ रहा है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में जापान ने कब्जा कर लिया है। इंडोनेशिया के क्षेत्रों में जापान कब्जा कर चुका है। अगर भारत में अंग्रेजी शासन बना रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जापान भारत में भी हमला कर दे। तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो चर्चिल पर दबाव मित्र देशों का है कि कुछ भी करो, भारत को युद्ध में शामिल करो। तो इसी दबाव के दौरान मार्च 1942 में चर्चिल ने एक मिशन भारत भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। ध्यान से समझना, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। ठीक, तो अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, मार्च 1942 में आया बेटा क्रिप्स मिशन। तो देखो मार्च 1942 में आया क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन आया कि नहीं, तो क्रिप्स मिशन ने भी यही बात कही कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत के संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत की संविधान सभा का गठन किया जाएगा। देखो ध्यान रखना, अब जब हम पढ़ते हैं बेटा तो लिंक करके पढ़ेंगे। जब भी हम चीज़ों को लिंक करके पढ़ते हैं तो आसानी से याद हो जाता है। 1940 अगस्त में अगस्त प्रस्ताव, 41 पर्ल हार्बर, 42 क्रिप्स मिशन। किन किन देशों का दबाव? ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका का दबाव। किस पर दबाव? ब्रिटेन पर दबाव। तो यहाँ पर भी लगभग वही बात की गई कि युद्ध के पश्चात, अब ध्यान दो, युद्ध के पश्चात भारत की प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन में भारतीयों की प्रतिनिधिमूलक संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था। हमें देखना है कि क्या ये आज़ादी की बात कर रहा है, तो क्योंकि इसमें स्वतंत्रता निहित नहीं थी, स्वतंत्रता की बात नहीं है, तो कांग्रेस ने इसे अस्वीकृत कर दिया। संविधान सभा की बात तो है, देखो अब परिस्थिति हमारे अनुकूल है। हम चाहते हैं कि भाई संविधान सभा की बात नहीं है, अब बात आज़ादी की है। रही बात संविधान सभा की, तो हम चाहेंगे तो आज़ादी के बाद जैसा संविधान बनाना चाहे वैसा हम बना लेंगे, जैसी संविधान सभा बनाने चाहे वैसे हम बना लेंगे। आप तो आज़ादी की घोषणा करो। क्या मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? तो आप तो आज़ादी की घोषणा करो। रही बात संविधान सभा की, तो हम अपने अनुसार अपनी संविधान सभा बना लेंगे। आप हमें झुंझुना मत दो संविधान सभा का, ये आप झुंझुना दे रहे हो। हमें झुंझुना नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तो क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942 में। हर एग्जाम का प्रश्न है, इसमें भी संविधान सभा के गठन की बात थी। इसमें पाकिस्तान के लिए बोला गया था कि अगर कोई, मुस्लिम लीग के लिए क्या बोला गया था समझो, मुस्लिम लीग के लिए इसमें क्या बात थी कि कांग्रेस तो अस्वीकार कर देगी, संविधान सभा की बात है बस। मुस्लिम लीग के लिए बोली थी कि कोई भाग या कोई प्रांत अपना पृथक संविधान बनाना चाहे, ध्यान रखना, पृथक संविधान बनाना चाहे तो वो अपना पृथक संविधान बना सकती है। ठीक है, कोई प्रांत, कोई राज्य अपना पृथक संविधान बनाना चाहे तो अपना पृथक संविधान बना सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए संविधान सभा की बात थी, लेकिन कांग्रेस आज़ादी बोल रही है, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को अस्वीकृत कर दिया, ध्यान रखना। और इसी प्रकार से मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान की बात नहीं है। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान की बात नहीं है, तो मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकृत कर दिया। ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के गठन का प्रावधान था किंतु आज़ादी नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने इसे अस्वीकृत कर दिया। मुस्लिम लीग के लिए इसमें पृथक संविधान की बात थी। देखो बहुत गहरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना में विभिन्न प्रांतों के लिए पृथक संविधान सभा के गठन की बात की गई थी? तो क्रिप्स मिशन में विभिन्न प्रांतों के लिए पृथक संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, किंतु इसमें पाकिस्तान नहीं था, तो मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकृत कर दिया। और इस समय तक
बहुत भारतीय जनता में असंतोष था, क्योंकि जापान एशियाई क्षेत्रों में आक्रमण कर रहा था। कांग्रेस और गांधी जी इस समय तक बहुत नाराज हो चुके थे अंग्रेजों से, कि उनको स्पष्ट नजर आ रहा था कि आप लोग हार रहे हो। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है तो भारत को आज़ादी दे देना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन असफल हो गया, क्रिप्स मिशन सफल नहीं हुआ। क्रिप्स की जो योजना थी उसको कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकृत कर दिया। इस दौरान गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी। ये ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को किसने उत्तर तिथि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? बहुत लोकप्रिय प्रश्न है। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी। नेहरू ने इसमें और जोड़ा, वो भी ऐसा बैंक का चेक है जो बैंक डूबने वाला है। बेटा ये ध्यान रखना, बहुत लोकप्रिय प्रश्न है, देखो ध्यान रखना। दरवाजे में जंग लगी कील, अगस्त प्रस्ताव, पोस्ट डेटेड चेक, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन, मार्च 1942। निम्नलिखित में से किस योजना में प्रांतों के लिए पृथक संविधान की बात की गई थी? क्रिप्स मिशन। तो मुस्लिम लीग भी इसको नहीं मानेगी, कांग्रेस भी नहीं मानेगी। गांधी जी ने किस मिशन की योजना को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की योजना को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी। तो फाइनली 1942 आ गया, 1942 चल रहा है, क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन असफल हो गया। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात जब गांधी जी बहुत नाराज थे, तो इसी के बाद अगस्त 1942 में, जैसे अगर मैं कहूँ मार्च 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो अगस्त 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने चलाया एक आंदोलन जिसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ध्यान रखना बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो का नारा सर्वप्रथम देने वाले कौन? यूसुफ मेहर अली। ऐसे एक जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान रखना, एमपीपीएससी का प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? मुंबई आ चुका है ये भी। कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान से, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। किस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटा? इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी। नेहरू ने उसमें जोड़ा कि वो भी ऐसा बैंक जो बैंक डूबने वाला है। अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला। इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ। ध्यान से समझना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आगे क्या होगा, तो 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो 42 के पहले की स्थिति अलग है और 42 के बाद की स्थिति अलग है। क्या मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? 42 के पहले अंग्रेजों को आपका सहयोग चाहिए था, 42 के बाद की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। द्वितीय विश्व युद्ध 45 तक समाप्त है। इटली और जर्मनी हार चुके हैं, जापान बचता है, और इसी बीच में जापान पर अमेरिका परमाणु बम से हमला कर देता है, वो अलग बात है। ठीक, लिन लिथगो चले जाएंगे, लिन लिथगो 43 तक रहेंगे, लिन लिथगो के बाद वेवेल आएंगे। अब देखो 1945 तक लगभग ये स्थिति क्लियर है कि आज नहीं तो कल भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में व्यापक स्तर पर चला। अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे कि अब हमारी स्थिति वैसी नहीं है जैसी पहली थी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे कि अब हमारी स्थिति वैसी नहीं है जैसे पहली थी। अब हमें बहुत लंबे समय तक भारत में शासन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सेना के लोग विद्रोही हो चुके हैं, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हो चुका था, बहुत बड़ी संख्या में सिविल सेवा से लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, अंग्रेजों की सिविल सेवा छोड़ दी थी। पूरी भारत की जनता अब अंग्रेजों की शासन को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इन सब व्यवस्थाओं के दौरान
वेवेल आए, वेवेल ने जून में एक योजना लाई जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। आप ध्यान से समझो, ठीक। वेवेल ने बोला कि भाई एक हम अंतरिम सरकार की स्थापना करेंगे, ध्यान से समझना, अंतरिम सरकार की स्थापना करेंगे, ठीक है। अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए हम शिमला में सम्मेलन बुलाएंगे, ध्यान रखना, एक कार्यकारी परिषद का निर्माण करेंगे, शिमला में क्या बुलाएंगे, सम्मेलन बुलाएंगे, बहुत अच्छे से समझना। शिमला सम्मेलन में सभी भारतीय प्रतिनिधि क्या होंगे, शामिल, भारतीय प्रतिनिधियों के साथ शिमला में सम्मेलन बुलाया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में समझ लेते हैं, भारतीय प्रतिनिधियों के साथ शिमला में सम्मेलन बुलाया जाएगा, और जब सब व्यवस्थित हो जाएगा तो हम देश छोड़ देंगे। बिल्कुल, आप लगभग ऐसी स्थिति है कि अंग्रेज देश छोड़ने तैयार, लेकिन एक प्रकार से एक चाल है इनकी। क्यों चाल बताता हूँ। अगर शिमला सम्मेलन सफल हो जाता है तो अंग्रेजों को देश छोड़ना होगा, और यहाँ अंतरिम सरकार की बात हो रही है, संविधान सभा की भी बात हो रही है, ध्यान रखना, संविधान सभा की बात कोई नई नहीं है, पहले इसका मतलब ही कि संविधान सभा बनेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान की बात नहीं है इसलिए मुस्लिम लीग एक शर्त रख देगी, ध्यान से समझो, मुस्लिम लीग एक शर्त रखेगी और उस शर्त को मानने कांग्रेस कभी तैयार नहीं होगी। ध्यान रखना, क्या है, बस थोड़ा सा समझना, थोड़ा ये जटिल मामला है कि वेवेल ने एक योजना लाई जून 1945 में, 14 जून को वेवेल ने योजना लाई, और वेवेल योजना पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन होगा। मुस्लिम लीग नहीं चाहते कि ये सफल हो जाए क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बात नहीं है, अंग्रेज नहीं चाहते कि ये हो जाए, चर्चिल नहीं चाहता कि ऐसा हो जाए क्योंकि आज़ादी देनी पड़ेगी। तो क्या बात थी, तो समझो, तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से एक मांग कर दी कि शिमला सम्मेलन में अगर कोई मुस्लिम आएगा, ध्यान से समझना, तो वो मुस्लिम लीग की ओर से आएगा, जबकि इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, जो हमेशा पाकिस्तान के विरोधी थे। देखो समझना, परिस्थितियां भारत के अनुकूल है, अंग्रेज इस बात को समझ चुके हैं कि बहुत लंबे समय तक हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, आज नहीं तो कल हमें भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेवेल योजना आई। हालांकि वेवेल इस बात को नहीं चाहते कि तुरंत आज़ादी मिल जाए, लेकिन उनको परिस्थितियों की वजह से योजना लानी पड़ी। तो वेवेल योजना आएगी 14 जून को। वेवेल योजना पर चर्चा के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया जाएगा। वेवेल योजना ये कह रही है कि भाई भारतीय लोग बैठ जाएं, एक अंतरिम सरकार बना लें, सब व्यवस्थित हो जाए, जब सब व्यवस्थित हो जाएगा तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। कांग्रेस इस बात को मान सकती है कि चलो अच्छी बात है, हम बैठ जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए यहाँ पे बात मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये बात समझ में आ गई। तो मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव लाया वेवेल योजना के लिए। मुस्लिम लीग ने क्या प्रस्ताव लाया कि अगर कोई मुस्लिम शामिल होगा तो मुस्लिम लीग की ओर से होगा। ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की एक सांप्रदायिक मांग है कि शिमला सम्मेलन में और अंतरिम कार्यकारी परिषद में, सरकार में अगर कोई मुस्लिम होगा तो मुस्लिम लीग की ओर से होगा, कांग्रेस कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। तो कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय अबुल कलाम आज़ाद थे। आप ध्यान रखना, कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष, सबसे कम आयु के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस किसी भी स्थिति में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना, और जैसा कि जिन्ना भी चाहते थे, जैसा कि वेवेल भी चाहता था, और शिमला सम्मेलन क्या हो गया, असफल। वेवेल योजना क्या हो गई, असफल। ये वो परिस्थिति थी जब भारत में आज़ादी के लिए चर्चा एकदम चरम पर आ चुकी थी। अगर ये सब सफल हो जाती, शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना, तो हो सकता था हमें और समय पहले आज़ादी मिल जाती। लेकिन मुस्लिम लीग इस योजना को सफल होने देना नहीं चाहती। मुस्लिम लीग इसलिए इस योजना को सफल होने देना नहीं चाहती क्योंकि इसमें पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं है। ध्यान रखना बेटा, हम इस बात पे काम कर रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों में फाइनली भारत की संविधान सभा बनेगी। ऐसा पहला प्रस्ताव अगस्त 1940 में आया, फेल हो गया। दूसरी बार ऐसी चर्चा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से हुई, वे भी फेल हो गया। एक और चर्चा हो रही थी, सफल होने की संभावना थी, जून 1945 में वेवेल योजना आई, लेकिन मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक मांग की वजह से वेवेल योजना भी फेल हो गई। तो हमें इस बात को देखना है कि क्या इस समय तक
भारत की आज़ादी की चर्चा है, चर्चा तो है, लेकिन अभी तक अंग्रेजों ने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई है। 45 तक हम आ चुके हैं, लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि अब परिस्थिति कैसे बदल रही है, तो बेटा इस बात को समझो, ध्यान से समझना। 45 के बाद की परिस्थिति समझो। इसी समय इंग्लैंड में हुए चुनाव, बेटा इसी समय, और इंग्लैंड में चर्चिल की पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो चुनाव हार गई, और चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली, ध्यान रखना, क्लीमेंट एटली बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और ये लेबर पार्टी के थे। बहुत लोकप्रिय प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। बहुत लोकप्रिय प्रश्न है बेटा। तो 1945 तक की स्थिति हमने समझी। जून 45 तक संविधान सभा नहीं बन रही है, अंतरिम सरकार नहीं बन रही है। वेवेल योजना पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन होना था। भारत की पार्टी के नेता शिमला सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, लेकिन मुस्लिम लीग ने एक मांग कर दी कि अगर कोई शिमला सम्मेलन और कार्यकारी परिषद में मुस्लिम आएगा तो वो मुस्लिम लीग की ओर से आएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, तो वे अगर आते तो मुस्लिम लीग नहीं आती। तो कुल मिला के मुस्लिम लीग की इस मांग के कारण शिमला सम्मेलन फेल हो गया। लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। परिस्थितियों में बदलाव कैसे आ रहा है, ध्यान से समझना। इसी दौरान इंग्लैंड में हुए चुनाव, इंग्लैंड में हुआ सत्ता परिवर्तन। इंग्लैंड में चर्चिल जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के थे वो चुनाव हार गए। ध्यान रखना बेटा, कंजर्वेटिव पार्टी के चर्चिल चुनाव हार गए। चर्चिल के बदले लेबर पार्टी सत्ता में आई। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा प्रश्न, प्री में सीधा प्रश्न कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। तो इंग्लैंड में चुनाव हुआ, इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ, और इसी दौरान कुछ बात को समझो आप। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ। नवंबर 1945 में हुआ लाल किले का मुकदमा। बेटा याद रखो, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर नवंबर 45 में हुआ था लाल किले का मुकदमा। शहनवाज खान, प्रेम सहगल, दयाल सिंह ढिल्लन, ये वो लोग थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, जिन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा था, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो चुके थे। इन्होंने जापान के साथ मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इन पर मुकदमा चल रहा था। और इसी दौरान जब आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चल रहा था, तब पूरे भारत में नारे लग रहे थे, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को छोड़ दो। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया था। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया, जिसमें नेहरू भी शामिल हुए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और उस आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति के अध्यक्ष थे भूलाभाई देसाई। ये हम पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। उस आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति के अध्यक्ष थे भूलाभाई देसाई, और जिन्ना भी रशीद, कैप्टन रशीद की ओर से शामिल हुए थे इसी दौरान। तो कहने का तात्पर्य है, ये लाल किले का मुकदमा वो था जिसने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध दिया। इस समय सांप्रदायिकता थी, लेकिन ये वो मामला था जिसमें सभी भारतीयों की राय एक हो गई। और अंग्रेज इस बात को समझ रहे थे कि अब हम लंबे समय तक भारत में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का लाल किले खुली अदालत में मुकदमा चलाना था कि ताकि हम इनको सजा दें, भारतीयों में एकता भंग हो, ऐसा उनका ही प्रयास था। लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया, और इनके लिए पूरे भारत में एकता प्रदर्शन होने लगे, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को तोड़ दो। तो ये घटना तो हुई। फाइनली हुआ क्या कि वेवेल ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग किया और इनको मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया, है ना। तो ये घटना आज़ादी के समय की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इसी दौरान फरवरी 1946 में बेटा शाही नौसेना का विद्रोह हो गया, जिसे रॉयल विद्रोह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, फरवरी 1946 में बंबई में तलवार नामक जहाज था, ठीक, उस पे जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। बंबई के बाद ये कराची में भी हुआ,
कराची के बाद कलकत्ता में भी हुआ, अम्बाला में भी हुआ। अम्बाला में थल सेना शामिल हो गई, जबलपुर के भी थल सेना के सिपाही शामिल हो गए। कहने का तात्पर्य बेटा कि जहां 45 तक ना आज़ादी दिख रही थी, ना संविधान सभा दिख रही थी, वहीं 45 से लेके फरवरी 46 तक, अभी हमने चर्चा करी जून 45 से लेके फरवरी 46 तक ऐसी परिस्थितियां बनी कि अब अंग्रेज समझ चुके थे कि अब वे भारत में शासन करने की स्थिति में नहीं है। अब अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे कि बहुत लंबे समय तक हमने शासन किया, ये वो समस्त परिस्थितियां हैं, सिविल सेवा के लोग हमारे साथ नहीं हैं, जनता हमारे साथ नहीं है, सेना में विद्रोह हो रहा है, और ऐसे समय में सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है। ये बात ध्यान रखना, अगर चर्चिल प्रधानमंत्री रहता तो हो सकता था आज़ादी कुछ दिनों बाद मिलती। चर्चिल के प्रधानमंत्री रहने से भारत को एक नुकसान होता, लेकिन एक व्यवस्था हुई, वहाँ चुनाव हुए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बहुत हानि का सामना करना पड़ा, उन सब का कारण चर्चिल था, इसलिए वहां की जनता ने चर्चिल को सत्ता नहीं दी। चर्चिल के स्थान पर लेबर पार्टी सत्ता में आई, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री एटली बने, एटली ने भारत के भविष्य के बारे में निर्णय लिया। इसी दौरान दिसंबर 1945 में भारत के अलग अलग प्रांतों में चुनाव हुए। तो इस बात को समझना है कि अब वो परिस्थिति एकदम स्पष्ट हो रही है कि मार्च 46 तक अंग्रेज समझ चुके हैं कि अब हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, हमें भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी। इटली इस बात को समझ चुका है कि भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी, और भारत की आज़ादी का मतलब है, भारत की आज़ादी का मतलब है बेटा संविधान सभा। और भारत देखो सही है, तो जुलाई 1940 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, इटली प्रधानमंत्री बने, और इस बीच में इटली की सरकार ये मान चुकी है कि अब उसे आज़ादी देनी पड़ेगी, और इटली की सरकार को भारत को आज़ादी देने के लिए एक मिशन को भारत भेजना पड़ेगा, और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। देखो बेटा, हमने चीज़ों को लिंक करा है, हम सीधे 40 नहीं पढ़ रहे हैं, हम 39 पढ़ रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध, फिर 40 पढ़ रहे हैं अगस्त प्रस्ताव, फिर हम देख रहे हैं कि 41 की परिस्थिति अलग है, फिर 42 में आएगा क्रिप्स मिशन, फिर हम 45 की परिस्थिति देख रहे हैं, और फिर 45 की परिस्थिति के बाद क्या आएगा, मार्च 46। तो भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए एक मिशन को भारत भेजा गया। 3 सदस्यीय मिशन भारत आया, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और क्योंकि ये वहाँ की कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट रैंक थी, भारत सचिव भी थे, उस समय के भारत सचिव भी थे, इनकी अध्यक्षता में एक मिशन भारत आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इसके अन्य सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। व्यापार बोर्ड के प्रमुख थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, नौसेना के प्रमुख थे एबी अलेक्जेंडर, देखो आपको मिल जाएगा ये नाम, देखो ये 3 सदस्य हैं, ये एबी अलेक्जेंडर है बेटा, नौसेना के प्रमुख थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये वही हैं जो 42 में आए थे, व्यापार बोर्ड के प्रमुख थे, और ये थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, उस समय के ब्रिटेन के ब्रिटेन में कैबिनेट रैंक, भारत सचिव। और अगर हम इस बात को ध्यान दें, प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई सेकंड नंबर, इटली के बाद कोई सेकंड नंबर का व्यक्ति हो सकता था तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो अंग्रेज इस बात को समझ चुके हैं कि भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी, भारत की इन समस्त समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, भारत की आज़ादी के पहले संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा, भारत की आज़ादी के पहले अंतरिम सरकार का गठन करना पड़ेगा। तो संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार के गठन के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ने कौन कौन से कार्य किए, कैबिनेट मिशन ने किन बातों को ध्यान में रखकर योजना लाई, कैबिनेट मिशन आया। हाँ, अभी तक डाउट जो था, अब अंग्रेज डाउट में नहीं है, अब अंग्रेज समझ चुके हैं कि हमें भारत को आज़ादी देनी है। भारत को आज़ादी देने का मतलब ये नहीं कि बोरिया बिस्तर बांधे और भाग गए, भारत को आज़ादी देने का मतलब है व्यवस्थित रूप से संविधान सभा का गठन हो, व्यवस्थित रूप से अंतरिम सरकार बन जाए। क्या होती है अंतरिम सरकार
किसी देश के संविधान के बनने के समय जो सरकार काम करती है उसे अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि संविधान बनने के बाद संवैधानिक सरकार बन जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना कि संविधान के बनने के समय तक जो सरकार उस समय की व्यवस्था देखती है, उस समय की कार्यप्रणाली को संचालित करती है, वो अंतरिम सरकार कहलाती है। तीसरी मुद्दा भी था पाकिस्तान का, ये भी ध्यान रखना। तो संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार का गठन और पाकिस्तान के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए जिस मिशन को भारत भेजा गया वो कैबिनेट मिशन है। बहुत लोकप्रिय प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो मार्च 1946 में भारत आया। बेटा आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से 1940 से 1946 तक की परिस्थिति बनी, जिसमें 40 में पहली बार संविधान सभा की बात की गई, किंतु संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। अब 46 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अब हमारा उद्देश्य केवल संविधान सभा नहीं है, अब अंग्रेजों का उद्देश्य भारत की आज़ादी भी है। तो इसी आज़ादी के लिए पहले तो संविधान सभा का गठन हो, अंतरिम सरकार का गठन हो। अंग्रेजों ने एक मिशन भारत भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। बेटा हर एग्जाम का प्रश्न है, कौन कौन से प्रस्ताव कैबिनेट मिशन में थे, किन किन बातों को हमने माना, पाकिस्तान की बात का क्या हुआ, क्या कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की बात मानी या नहीं मानी, इस पर बेटा चर्चा करेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।